तो पाकिस्तान की इंटेंशन हमेशा से ख़राब रही है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हिंदुस्तान की हड़पना चाहते हैं। जनरल मुशर्रफ के समय में उन्होंने जो हम चोटियों पे बंकर्स खाली करके नीचे आ गए थे और वो भी चले जाते थे, ऐसी बात नहीं है। विंटर में दोनों तरफ से ये एक एग्रीमेंट सा, अनरिटन एग्रीमेंट होता था कि वो भी विंटर में नीचे चले जाते थे, हम भी आ जाते थे। लेकिन उनकी इस समय इंटेंशन गलत थी। वो कब्जाना चाहते थे हमारी भारत की भूमि को। सौरभ कालिया अपने प्लेटून के साथ पेट्रोलिंग के लिए जब ऊपर गए तो वहाँ से उन्होंने पाकिस्तानियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। बहादुरी से सौरभ कालिया, कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथी जो जवान थे वो अदम्य साहस और बहादुरी के साथ लड़ते हुए पाकिस्तानियों के बंकर्स के ऊपर पहुंच गए, उनको खदेड़ा। 25 साल बीत गए कारगिल युद्ध को। एक एक पल, एक एक स्मृति संजो कर रखी है। उन स्मृतियों को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल भानु प्रताप सिंह, जिनके पास कई सारे फोटोग्राफ्स हैं उस समय के, एलओसी के, और आज हालात जुदा हैं, लेकिन 25 साल पहले की क्या कुछ कहानी है आपको दिखाते हैं। कारगिल युद्ध शुरुआत हुई है मई 99 से लेके और जुलाई 25 को समाप्त हो गया। वहाँ पे क्या होता है कि पहाड़ी ऊंची चोटियाँ हैं और सर्दी के मौसम में हम क्या करते हैं कि बंकर्स जो बने होते हैं गर्मियों में, हमारे जो सोल्जर्स हैं हम सब वहाँ पे तैनात रहते हैं, अफसर सोल्जर्स वगैरह, और बॉर्डर की पूरी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। लेकिन विंटर शुरू होने से पहले जब बर्फ़ गिरता है तो हम लोग ऊपर से चोटियों से को खाली करके नीचे तल पे आ जाते हैं। तो पाकिस्तान की इंटेंशन हमेशा से ख़राब रही है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हिंदुस्तान की हड़पना चाहते हैं और उन्होंने इसी प्रयास में जनरल मुशर्रफ के समय में उन्होंने जो हम चोटियों पे बंकर्स खाली करके नीचे आ गए थे और वो भी चले जाते थे, ऐसी बात नहीं है। विंटर में दोनों तरफ से ये एक एग्रीमेंट सा, अनरिटन एग्रीमेंट होता था कि वो भी विंटर में नीचे चले जाते थे, हम भी आ जाते थे। लेकिन उनकी इस समय इंटेंशन गलत थी। तो वो कब्जाना चाहते थे हमारी भारत की भूमि को। तो उन्होंने चुपचाप गुपचुप तरीके से वो कारगिल की जो चोटियां हैं उनके ऊपर आके बंकर्स जो हमारे बनाए हुए थे उनमें आके कब्जा कर लिया, उनमें आके बैठ गए। सबसे पहली सूचना सर कैसे लगी कि मतलब कारगिल युद्ध के दौरान मतलब कि किस तरह से इन्होंने बंकर्स पर कब्जा किया पाकिस्तानी सैनिकों ने? तो क्या हुआ कि ये जो बटरवाल है, हम कश्मीर में उनको बटरवाल बोलते हैं, वैसे चरवाहे बोलते हैं। तो ये अपने विंटर जब बर्फ़ वगैरह पिघल जाती है तो उनको भेड़ बकरियों को लेके पहाड़ी की चोटियों पे जाते हैं उनको चराने के लिए। तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो अजनबी और कुछ मिलिट्री ड्रेस में और कुछ सिविल ड्रेस में पाकिस्तानी लोग, वो जानते हैं क्योंकि बॉर्डर एरिया पे रहते हैं, हिंदुस्तान आर्मी के बारे में उनको ज्ञान है। तो उन्होंने वहाँ पे जब इनको देखा तो उन्होंने आके यहाँ हेडक्वार्टर में, नीचे कारगिल हेडक्वार्टर में उनको सूचना दी कि साहब वहाँ पे ऐसे ऐसे गतिविधियाँ देखी जा रही हैं और वहाँ पे कुछ फौजी जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने बंकर्स में आके कब्जा कर लिया है। ये सूचना मिलने के बाद फिर कैप्टन सौरभ कालिया, उनको एक पेट्रोल के साथ भेजा गया है कि आप जाएं ऊपर और जाके देखें कि वहाँ क्या हालात हैं। सौरभ कालिया अपने प्लेटून के साथ पेट्रोलिंग के लिए जब ऊपर गए तो वहाँ से उन्होंने पाकिस्तानियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। और चूँकि ये नीचे से ऊपर चढ़ते जा रहे थे और हाइट बहुत ज़्यादा थी, 16,500 फीट की ऊंचाई पे कारगिल की पहाड़ियाँ हैं जिसके ऊपर बंकर्स बने हुए हैं, तो उधर से उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। और बहादुरी से सौरभ कालिया, कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथी जो जवान थे वो अदम्य साहस और बहादुरी के साथ लड़ते हुए पाकिस्तानियों के बंकर्स के ऊपर पहुंच गए, उनको खदेड़ा। लेकिन चूंकि वो पाकिस्तानी ज़्यादा नंबर में थे तो इसलिए उन्होंने
इनको घायल किया और पकड़े गए। जो इनके साथ प्लेटून गया था उसमें अधिकांश लोग शहीद हो गए और कैप्टन सौरभ कालिया को भी उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ के वो पाकिस्तान में ले गए, उनको बहुत यातनाएं दी, उनको टॉर्चर किया गया। उनको 22 दिन के बाद उनको शव को वापस किया गया। यहाँ तक कि उनकी आंखें निकाल ली गई, उनके गुप्तांग थे वो भी काट दिए थे पाकिस्तानियों ने। वो हमेशा इसी तरह से हर युद्ध में बर्बरता दिखाते हैं, जो कि हमारी संस्कृति में इस तरह का कोई वो नहीं है स्थान। जब ये हुआ तो उसके बाद फिर हेडक्वार्टर्स को पता चला, तो फिर हेडक्वार्टर्स ने और ज़्यादा तादाद में सिपाही अफसर्स वगैरह को भेजा। तो कारगिल युद्ध में 3 बटालियन थी जिन्होंने खास तौर से हिस्सा लिया। 6 रेजिमेंट थी, नागा रेजिमेंट थी एंड एक और मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो 3 रेजिमेंट्स वहाँ पे इन्होंने चोटियों के ऊपर उनको आक्रमण करने के लिए आदेश मिले और ये फिर गए। तो चूँकि ऊपर से वो लोग पहले से ही ऊपर आके बैठे थे और हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे थे, तो उसमें हमारी कैजुअल्टी काफ़ी हुई और अंततः उन पाकिस्तानियों के वहाँ से हमने भगा दिया। उनके बंकर जिनमें वो आके बैठे थे, कब्जा किया हुआ था, उनको वहाँ से खदेड़ के पुनः हमने अपना और वो किस तरह की रणनीति उस समय बनाई गई है? आप चूंकि उस समय यहाँ पर तो मौजूद थे और वहाँ से लगातार कोऑर्डिनेशन, जो सीमा पर जो तैनात लोग थे और जो सैनिक थे वो आपसे लगातार संपर्क में थे, तो किस तरह उस समय रणनीतियाँ बनाई गई जब इस तरह के हालात चल रहे थे? नहीं, मैं तो उस समय कारगिल में प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं था, मैं पहले ही रिटायर हो चुका था। लेकिन मैं अपने साथियों से, अपने जूनियर ऑफिसर से जो मैं उस क्षेत्र में रह चुका हूँ, लेह लद्दाख कारगिल क्षेत्र में, तो मुझे वस्तुतः पूरी वहाँ की जानकारी थी और मैं नित्य प्रति अपने उनसे अफसरों से सूचना के माध्यम से संपर्क में रहता था कि वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ और क्या चल रही है। तो उसमें हमें काफ़ी सफलता हमने प्राप्त की। और पहली सूचना आपको कब और कैसे मिली कि कारगिल युद्ध शुरू हो चुका है? पूरी जानकारी किस तरह से, किन से आपको? ये क्या था कि जब आर्मी मोबिलाइज होने लगी तो ये चीज़ें छुटपुट तरीके से अफसरों के द्वारा और जो हमारे संगी साथी वहाँ पे मौजूद थे उनके द्वारा ये मिलने लगी कि कुछ बड़ा होने वाला है। और पाकिस्तानियों की इस तरह की हरकतें उन्होंने की हैं जो उन्होंने पहले भी की थी, तो युद्ध की तैयारी में हमें जुटना पड़ेगा। इस तरह की सूचना मिलने के उपरांत आर्मी को आदेश मिलने से फिर आगे हम उसमें लड़ाई चलिए, फिर आगे बढ़े। आपने लगातार कई सारे युद्ध देखे हैं, आप जब एलओसी पर तैनात रहे तो किस तरह के उस समय हालात रहे, किस तरह को आपने उनको सजेशंस दिए, किस तरह का कोऑर्डिनेशन उस समय रहा? जिस समय मैं मौजूद था कारगिल और लेह लद्दाख के सीमा पर, तो उसमें जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन या सड़कें, नेटवर्क इतना डेवलप नहीं था जो आज है। आज सड़कें बहुत उत्तम हैं, तुरंत वहाँ पे रसद सामग्री वगैरह पहुँचाई जा सकती है। उस समय में अब जैसे कारगिल का ही उदाहरण ले लीजिए कि कारगिल के पास पहुँचने के लिए सिंगल लेन सड़क होती थी, जहाँ की ट्रुप्स मूवमेंट बहुत डिफ़िकल्ट होता था। जो आज के हालात में 2 लेन और 4 लेन सड़कें बन रही हैं, उत्तम कोटि के ब्रिज बन रहे हैं, टनल्स बन रही हैं, तो शीघ्र में वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स द्वारा, एयरफील्ड्स हैं, सब तरह की सामग्री तुरंत पहुँचाई जाती है। और उस समय की सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्टी थी। जैसे 62 की लड़ाई में भी हमने बहुत दुर्गम परिस्थितियों का सामना किया, सड़कें नहीं बनी हुई थी, यूनिफॉर्म वगैरह हथियार लेटेस्ट नहीं थे। और उस समय तो ये था कि जिस तरह के हथियार हमें दिए गए थे आर्मी की तरफ से, उन्हीं हथियारों से हम लोग दुश्मन का सामना करते थे। लेकिन अदम्य साहस और हिम्मत एक बात होता है, हथियार ही सब कुछ नहीं होता। हथियार छोड़ के 65 की लड़ाई में जब हमने काउंटर अटैक किया था पाकिस्तानियों के ऊपर, तो वो अच्छे से अच्छे हथियार छोड़ के भाग गए थे। उनके पास अच्छे एयरक्राफ्ट थे, 65 में हवाई जहाज़ वगैरह, लेकिन फिर भी हमारे जो नेट और छोटे हवाई जहाज़ों से
हमारे अफसरों ने, एयरफोर्स के अफसरों ने साहस दिखाते हुए उनको बुरी तरह से शिकस्त दी, हवाई हमले में भी, ज़मीनी हमले में भी और नेवी में भी। तो अब जब कारगिल दिवस है तो आप इसे किस तरह से, उन स्मृतियों को किस रूप में देखते हैं? आपके कौन कौन से साथियों को उस समय जो थे उन्हें याद करते हैं? सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि हमने अपने कैप्टन सौरभ कालिया को खोया, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी आर्मी की, क्योंकि पहले से ही हम सजग होते उधर और हमें सूचना मिलती। थोड़ा सूचना तंत्र का भी फेलियर रहा, क्योंकि सूचना जो हमें मिली वो चरवाहों के द्वारा मिली थी। अगर वहाँ निरंतर हम पेट्रोलिंग करते रहते तो शायद वो पाकिस्तानी इस तरह से आके वहाँ नहीं बैठ जाते बंकरों में। तो ये थी सबसे बड़ी चीज़। दूसरा क्या था कि वहाँ पे जब अटैक के लिए आदेश मिला और ये बटालियंस को मोबिलाइज किया गया, तब जाके इसमें कई अफसर्स थे, जैसे एक मैं उनका नाम लूँगा, कैप्टन बत्रा जो थे, वो एक कंपनी को लीड कर रहे थे और कारगिल की जो हाइट थी, सबसे ऊंची हाइट, उसको 0.4885 बोलते हैं मीटर्स। वहाँ उन्होंने आक्रमण किया, पाकिस्तानियों को बुरी तरह से चैलेंज करके उनको वहाँ से खदेड़ा, बंकरों पे कब्जा किया, वापस छीन लिए उनसे। उसमें वो और उनके साथी बहुत घायल हो गए थे। कैप्टन बत्रा ने फिर वो वहाँ पे अपना तिरंगा झंडा फहराते हुए और हेडक्वार्टर को सूचना दी कि ये दिल मांगे मोर। उनका मतलब था, तात्पर्य था कि मैंने यहाँ पे इन चोटियों पे कब्जा कर लिया, अब आगे का आदेश दें, मैं आगे जाने को तैयार हूँ। लेकिन उस समय तक वो बहुत घायल हो चुके थे। तो इस तरह की स्मृतियाँ हैं जो कि कई अफसर्स और सोल्जर्स और इन्होंने अपने अदम्य साहस दिखाते हुए अपना देश के लिए बलिदान दिया है। कुल मिलाकर देश को बलिदान देने वाले जो भी सोल्जर्स हैं उन्हें आज फिर याद किया जा रहा है। वो स्मृतियां हैं जिन्हें सहेजना हर कोई चाहता है। देश में आज भी हर व्यक्ति चाहता है कि जो उस समय गुजरा उन स्मृतियों को देखा जाए और कहीं ना कहीं उनके जो बलिदान है उसको नमन किया जाए। तो इस तरह की कई सारी स्मृतियां हैं जिन्हें आज हमने आप तक पहुंचाया है। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब कारगिल का युद्ध जीत लिया है और इसके बाद एक खुशी का माहौल था, उन खुशियों के पल के बारे में भी सर बताइए। जी, तो जब ये हमने वहाँ पे कारगिल पे 26 जुलाई को 25 जुलाई को पाकिस्तानी रेंजर्स वगैरह जो सोल्जर्स थे वो सब वहाँ से भाग चुके थे, खाली कर चुके थे। उनके कई लोग साथी मारे गए थे पाकिस्तानियों को। तो उनको दफनाने के लिए हमने पाकिस्तानियों से कहा, उनके अफसरों से संपर्क स्थापित किया कि आप अपने जो सोल्जर्स हैं कम से कम युद्ध के पश्चात आप उनको एक सम्मानजनक बरियल दें। लेकिन वो उनकी लाशों को नहीं ले गए। तो उन लाशों को फिर हम ही लोगों ने, हिंदुस्तानियों ने, वो उनके इस्लामिक तौर तरीके से उनको वहाँ पे फिर दफनाया। और इसके बाद जब एक खुशी का पल आया कि भाई कारगिल युद्ध जीत लिया है, तो उत्साह किस तरह का था? जो सोल्जर्स थे, जो आर्मी कैप्टन थे, वो किस तरह का उत्साह था और किस तरह वो वहाँ पर जश्न मना रहे थे? देखिए, हर युद्ध में जब युद्ध जीतने के बाद तो फिर उत्साह तो होता ही है। तो सब, चाहे सोल्जर हो, सिपाही से लेके ऊपर तक, आपने देखा होगा कि झंडे फहराते हुए, झंडे लेके अपने और सब खड़े होकर अपने आप को प्रदर्शित करते हैं उत्साह के, हमने देश के लिए, देश को बचा लिया एक दुश्मन से जो कि आतंकवादी था। और बस यही एक उत्साह है कि हमने अपना गौरव, जो मातृभूमि का गौरव है, हमने मातृभूमि का सर जो है वो झुकने नहीं दिया और दुश्मन को हमने नेस्तनाबूद कर दिया ताकि वो दोबारा इतना साहस ना कर सके। वास्तव में ये स्मृतियां हैं जो एहसास दिलाती हैं कि उस समय विजय दिवस जब मनाया गया तो किस तरह के वहाँ पर लोगों में जश्न का माहौल था। सैनिक जो है वो झूम रहे थे, काफ़ी खुशी का माहौल था, क्योंकि जिस तरह के हालात बने थे और उससे निपटना काफ़ी
चैलेंजिंग था, उन चैलेंजिंग हालातों में भी सैनिकों ने कैसे इस कारगिल युद्ध को जीता, इसके बाद में विजय दिवस मनाया गया, ये काफ़ी स्मृतियां हैं। 25 साल यहाँ पर बीत चुके हैं और 25 साल बाद भी कर्नल भानु प्रताप सिंह जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके जो स्मृतियां हैं वो आज हमारे साथ साझा कर रहे हैं। जो बॉर्डर है उसकी उनको पूरी जानकारी हुआ करती थी। इनका एक जो कोऑर्डिनेशन होता है वो एक सिस्टम रहता है जो आर्मी के बीच अंदरूनी तौर से चलता रहता है, और ये कोऑर्डिनेशन ही था जिसके बाद कहीं ना कहीं ये जंग जीती गई। कर्नल भानु प्रताप सिंह जी ने हमको ये बताया है कि जो उस समय हालात बने वो अपने आप में जुदा थे, लेकिन जिस तरह से अदम्य साहस भारतीय सेना ने बताया और इसके बाद ये जीत हासिल की, ये अपने आप में अब कभी ना भूलने वाली जीत है और हमेशा एक भारतीय के लिए एक गौरवमय क्षण है। भारतीय सैनिकों का अदम्य साहस और एक एक कदम आगे बढ़ते रहना, किस तरह से एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए सैनिकों ने किस तरह कोऑर्डिनेशन किया। हालांकि आप रिटायर्ड हो गए थे, तो किस तरह फिर ये सब चीज़ें हुई, कैसे कोऑर्डिनेशन वाली बात है? एक्चुअली जो कोऑर्डिनेशन होता है तो वो तो हायर लेवल पे होता है, जैसे जनरल है, आर्मी हेडक्वार्टर है, कमांड हेडक्वार्टर है, डिव हेडक्वार्टर है वहाँ पे। लेकिन जो हमारे ट्रली या हमारे जूनियर ऑफिसर जो वहाँ पे पोस्टेड हैं या सर्विस में हैं, उनके द्वारा संपर्क में रहने से ये सूचना मिलती रहती थी कि इस तरह से कुछ गड़बड़ हो रहा है, पाकिस्तान ने इंक्रोचमेंट किया है, घुसपैठ कर रहे हैं, और उसके जवाब में हिंदुस्तान भी अपनी आर्मी की लॉन्च करने जा रहा है, युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। तो इस तरह से होता है। तो क्या होता है कि जैसे अब लोगों में सिविल में थोड़ा सा मिसनोमर है कि कर्नल है तो ये रिटायर्ड हो गए। जनरली क्या होता है कि जनरल हैं, भले ही रिटायर्ड हो गए हों, लेकिन उनके नाम के आगे जनरल ही लिखा जाएगा, पदवी लिखी जाएगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार की मान्यता है कि कोई भी अफसर जो है वो अपने नाम के आगे अपनी पदवी ब्रिगेडियर है, कर्नल है, लिख सकता है और लिखता है। बाद में उसके बाद में भले ही वो पीछे रिटायर्ड शब्द का इस्तेमाल कर सकता है। उसका कारण ये है कि बहुत सारे सैनिक और अफसर्स रिजर्व में भेज दिए जाते हैं, और युद्ध के हालात में अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी, महसूस हुई कि कमी आ रही है युद्ध में और सैनिकों की कमी आ रही है, जैसे पाकिस्तान और चाइना दो फ्रंट हैं, तो जो अफसर जिस पदवी से रिटायर हुए हैं तो उनको वहाँ पे रीएम्प्लॉयमेंट या डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है उनके अनुभव के अनुसार, उनकी पदवी के अनुसार। तो इसलिए वो रैंक का स्टेटस बरकरार रखा जाता है। कारगिल युद्ध के बाद आज भी विजय दिवस मनाया जा रहा है, और आज भी जो कर्नल हैं भानु प्रताप सिंह जी, उनके पास कई स्मृतियां हैं, फ़ोटो है जब वो तैनात रहे LOC पर। तो कुल मिलाकर आज भी याद किया जा रहा है उन बलिदानों को जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दे दी। उस समय जहाँ आपको पोस्टेड किया गया है, किस तरह की स्मृतियाँ हैं, किस तरह के ये फ़ोटोज़ वगैरह? मैं कारगिल युद्ध से पहले ही रिटायर्ड हो चुका था 95 में, लेकिन कारगिल क्षेत्र मेरा जाना पहचाना एरिया है। मैंने वहाँ पे सर्विस की है, लेह में, दरबुक में, चाइना बॉर्डर के ऊपर, और श्रीनगर। तो वो काफ़ी दुर्गम क्षेत्र है। उसका एक फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ कि सड़कें इतनी डिफ़िकल्ट हैं कि उस समय जाना, वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल होता था। आज सड़कें और लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और सब जा सकते हैं। यहाँ तक कि हमने चाइना बॉर्डर के ऊपर टैंक भी अब डिप्लॉय कर दिए हैं। तो बहुत ही अच्छा है, सुगम हो गया है, आर्मी को लड़ने के लिए बहुत आसान है, और सब सुविधाएं हैं, जैसे कि विंटर क्लोथिंग है, आधुनिक हथियार हैं हमारे पास, और राशन पानी उच्च कोटि का वहाँ पे पहुँचाया जाता है। हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं जहाँ की अगर गाड़ियाँ वगैरह नहीं जा सकती हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, जहाँ कोई कैजुअल्टी हो जाती है तो तुरंत इवन उनको इवेक्यूएट करने के लिए बड़े आसान हो जाता है, पीछे अस्पतालों में भेजने के लिए उनका।
कुल मिलाकर ये स्मृतियां हैं और ये फ़ोटोज़ उस समय की याद भी दिलाते हैं कि किस तरह के उस समय दुर्गम रास्ते होते थे, किस तरह आर्मी को कई तरह के हालातों को फेस करना पड़ता था। लेकिन अब 25 साल गुजर चुके हैं और अब कई तकनीक का उपयोग किया गया है, बहुत सारी चेंजेस आए हैं, लेकिन अब भारतीय सैनिक किसी भी परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार हैं और अब 25 साल गुजरने के बाद हर भारतीय कारगिल दिवस पर खुशियां मना रहा है। नीरज योगी, IBC 24, गुना।